जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 13वां टेस्ट है। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी विदेशज प्रजातियों का समावेश, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश, ऑप्शन ई सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई सभी। इसका फैक्ट देख लेते हैं। आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवासों का विनाश, ये सभी जैव विविधता के ह्रास के कारण हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी थार का मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नाथुला सिक्किम, ऑप्शन डी जोजिला कश्मीर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी लिपुलेख। ये सुमेलित नहीं है। सिपकीला आपके हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है, जबकि लिपुलेख दर्रा जो है उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। फैक्ट देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को ही गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा है। तो इसमें आपको 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं कि पहला कि द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता को कराने वाले कौन थे? ये तेज बहादुर सप्रू और जयकर। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को। और साथ में सरोजनी नायडू ने इन दोनों लोगों को, गांधी और इरविन को, दो महात्मा कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। संविधानेतर संस्था है, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। फैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी। जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये तीनों क्या हैं? आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी गया अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन।
कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन था। हमारा 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उद्देशिका। फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इस उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने इस उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। जानते रहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर भीमराव अंबेडकर का जो है प्रश्न आएगा तो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लगाना पड़ेगा। और अतः यदि अंबेडकर के संदर्भ में प्रश्न आए तो इसका उत्तर जो है विकल्प डी होगा। हमारा 8वां प्रश्न, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति व्यय, ऑप्शन सी परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परिवार का उपभोग व्यय ही गरीबी अनुमानों का आधार है। आंकड़े जारी कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का इस हेतु उपभोग व्यय ही है। गरीबी अनुमानों हेतु NSSO परिवार के व्यय को सारणीबद्ध करता है। क्योंकि इन परिवारों में सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, अतः तुलना के उद्देश्य से NSSO परिवार व्यय को सदस्य की संख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय प्रति माह की गणना करता है। हमारा अगला प्रश्न, ह्यूमस उदाहरण है। ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलॉइड का, ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का। हमारा अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, गैसोहॉल क्या है? ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस प्लस एथिल एल्कोहल का मिश्रण, ऑप्शन सी एल्कोहल में विलयित कोई गैस, ऑप्शन डी एथिल एल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। फैक्ट देखिए, गैसोहॉल के अंतर्गत गन्ने का रस द्वारा प्राप्त सामान्य एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल को अधिक व्यय तथा पेट्रोलियम प्रदूषण की वृद्धि को रोका जा सकता है या रोका जा रहा है। प्रेजेंट में ये काम भी कर रहा है। हमारा 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा नहीं है? ऑप्शन ए चरित्रहीन, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी श्रीकांत, ऑप्शन डी शेष प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास मुंशी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। मुंशी नहीं होगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। चरित्रहीन, शेष प्रश्न तथा श्रीकांत उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न, सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी भूमंडलीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सन 1991 की नई आर्थिक नीति प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय प्रारंभ हुई थी और वित्त मंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इन्होंने ही नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण।
हमारा 13वां प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन ए बीजों की उच्च पैदावार किस्में, ऑप्शन बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1966-67 ईस्वी में अधिक अन्न उपजाने के लिए किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन थे। हमारा 14वां प्रश्न, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, खेल आदि के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 70 से 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 110 से 120 किलोमीटर। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन की परत है। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में सबसे पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल आता है। तो ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसकी ऊपरी सीमा लगभग 55 किलोमीटर तक होती है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन सी 50 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन डी 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। हमारा आज का लास्ट प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इस तरह हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। अगला टेस्ट जल्द ला रहे हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।